समय का चक्र सतत गतिमान होता है और समय की इसी गति के सापेक्ष संपूर्ण ब्रह्मांड की सकल सृष्टि की समस्त नैसर्गिक और व्यावहारिक क्रियाएं भी संपन्न होती रहती हैं और इसी समय या काल की अपरिमित महिमा को, गहराई को हम काल गणना, काल चक्र, समय यात्रा जैसे शब्दों से हमेशा से ही मापने का प्रयास करते रहे हैं। कालात् स्रवन्ति भूतानि कालाद् वृद्धिं प्रयान्ति च काले चास्तं नियच्छन्ति कालो मूर्तिरमूर्तिमान। काल ही प्राणियों को उत्पन्न करता है और इसी काल तत्व में ही सकल चराचर जगत का लय भी होता है। यह निस्संदेह एक वैज्ञानिक तथ्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि का प्रारंभ तथा अंत इसी काल तत्व या काल चक्र के सापेक्ष होता है। यह सर्वविदित है। वस्तुतः इसी काल का ही दूसरा नाम समय है और यह समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और अन्य आकाशीय या खगोलीय अवस्थितियों के आलोक में प्राचीन काल से ही भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से कहीं अधिक स्पष्ट होता रहा है। वैदिक वाङ्मय से हम यह भी जान पाते हैं कि कैसे अत्रि ऋषि ने सूर्य को आधार बनाकर महीनों की व्यवस्था का सर्वप्रथम निर्माण किया। उनका मंत्र में अथर्ववेद में मिलता है, जो कि कुछ इस तरह का है, दिवित्वा अतिर्धारित सूर्य माशाय कर्तव्य। इसी प्रकार तांड्य और जैमिनी ब्राह्मण से हमें पता चलता है कि कैसे सप्ताहों की व्यवस्था का निर्माण जमदग्नि ऋषि ने किया। और सबसे बड़ी बात, जिसका विश्व में कोई दूसरा उदाहरण समकक्ष नहीं है, वो ये कि यक्षकण्व ऋषि हमें बताते हैं कि सूर्य की अवधि 24 घंटे की है, जब वह हमारे आकाश में प्रकाशित होता है तब भी, और जब हमारे आकाश से परे कहीं और प्रकाशित होता है तब भी। सूरज और चंद्रमा के बीच 12 अंशों की कोणीय दूरी के आधार पर, एंगुलर डिस्टेंस के आधार पर। तिथियों का लाभ ये है कि जो तिथि भारत के लिए लागू होती है वही तिथि उसी वक्त यूएस के लिए भी लागू होती है, वही जापान के लिए भी लागू होती है और वही मिडिल ईस्ट के लिए भी उस वक्त लागू होती है। काल गणना का प्रारंभ सृष्टि के उत्पत्ति के साथ ही होता है और इसी काल की सूक्ष्म से सूक्ष्मतर व दीर्घ से दीर्घतर इकाइयों के बारे में वैदिक वाङ्मयगत खगोलीय या काल से संबद्ध विज्ञान, संवत्सर या वर्ष आदि मानकों के आरंभ बिंदु के साथ आज भी अत्यंत प्रासंगिक रूप में हमें परिलक्षित होता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त में संकलित ऋषि दीर्घतम शौचथ्य का मंत्र देखिए, जिसमें वो वर्ष अर्थात संवत्सर के सभी 12 महीनों की गणितीय व्याख्या और परिभाषा एक साथ देते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 12 प्रदेश चक्रमेकम त्रीणि नभ्यानि, अर्थात ये जो संवत्सर है 12 महीनों का समूह, ये एक वृत्त की तरह है जिसमें 3 नाभियां अर्थात 3 ऋतुएं हैं और इसके शंकु काल गणना का सबसे प्राचीन यंत्र है। उस प्राचीन यंत्र को भी उन्होंने उद्धृत किया हुआ है। तो इस शंकु में 360 दिन अर्पित हैं। वैदिक काल गणना में संवत्सर के 2 आरंभिक बिंदु भी सुनिश्चित किए गए। लगध की वेदांक ज्योतिष के अनुसार यह बिंदु होता था माघ महीने में, जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। इसका प्रचलन महाभारत काल के कुछ समय पश्चात तक रहा, किंतु इसके समानांतर सभी वेदों के सभी ब्राह्मण ग्रंथों ने एक दूसरे बिंदु का भी चयन किया, जो आज तक हमारी परंपरा में है। यह बिंदु था फाल्गुन पूर्णमासी के दिन, जब चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब हमारा संवत्सर शुरू हुआ करता था। यही आज का विक्रम संवत है। यद्यपि आधुनिक विश्व में काल गणना की सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली घंटा, मिनट और सेकंड की है, जहां 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा तथा 24 घंटे का 1 दिन रात होता है। समय विभाजन की इस वर्तमान प्रणाली के महत्व को अधिक समझने वाला आज का समाज प्राचीन भारतीय प्रणाली के सूक्ष्म इकाइयों से आज भी ज्योतिषीय ज्ञान के साथ प्रभावित तो दिखता ही है। काल गणना की कई इकाइयों का वर्णन मिलता है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार निमेषस्य लवोज्ञेय आमना तस्ते त्रयः क्षणान् पंचबिंदु काष्ठाम लघुता दश पंचचः। इसी प्रकार ज्योतिष रत्नाकर में भी काल गणना की एक विधि दी गई है, जहां कमल की पंखुड़ी को सुई से भेदने में लगने वाले समय को त्रुटि कहा गया है। ऐसी 100 त्रुटियों से एक लव
30 लव से एक निमेष, 27 निमेषों से एक गुरुवाक्षर, 10 गुरुवाक्षरों से एक प्राण, 6 प्राणों से एक विघटिका, 60 विघटिकाओं से एक घटिका, 60 घटिकाओं से एक अहोरात्र का मापन किया जाता है। अहो के हो और रात्र के रा से बना है होरा। अंग्रेजी शब्द आर का आधार भी होरा ही है, जो कि मूलतः ग्रीक शब्द होरा से बना है तथा ग्रीक भाषा और संस्कृत के बीच में संबंध भी स्थापित करता है। समय की इन इकाइयों के ज्ञान के साथ ब्रह्मांडगत सामयिक तथ्यों के प्रति आधुनिक युग की भांति ही या समय सापेक्षता की दृष्टि से तो आधुनिक युग से भी कहीं अधिक उन्नत और विकसित प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली को सामने रखने वाली अद्भुत खगोल विज्ञान से जुड़ी विद्या स्वयं में ही निस्संदेह वैदिक पौराणिक तथ्यों के साथ अत्यंत वैज्ञानिक स्वरूप में हमें प्राप्त होती है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पिछले कुछ शताब्दियों में कई खगोलीय सिद्धांतों का प्रतिपादन और परिकल्पना की गई है, जैसे जनरल लॉ ऑफ रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स से संबंधित सिद्धांत, वॉर्म होल थ्योरी जैसे सिद्धांत। श्रीमद् भागवत महापुराण की जब हम बात करते हैं तो सतयुग में राजा काकुदमी का बेटी रेवती को लेकर ब्रह्मलोक जाना और वहां से वापसी तक 27 महायुगों का बीतकर 28वें महायुग चलने का प्रसंग कई अनकहे सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। काकुदमी द्वारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर ब्रह्मलोक जाना। दूसरा, ब्रह्मलोक की समय अवधि का पृथ्वी से बहुत मंद होना वहां के विशाल स्वरूप और विशाल ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताता है। यहाँ ब्रह्मलोक के उस विशाल गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर वापस पृथ्वी पर आना बताता है कि उस समय का तकनीकी और यांत्रिक ज्ञान कितना उच्चतम स्तर का था। आधुनिक विज्ञान के सापेक्ष ही भारतीय आख्यानों की प्रामाणिकता को ज्ञान विज्ञान सम्मत समय या काल की संकल्पनाओं के साथ समझना अवश्य ही भारतीय काल गणना या काल चक्र की महनीयता को समक्ष रखने में पर्याप्त है। निस्संदेह कालः सृजति भूतानि, कालः संहरते प्रजाः। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज।